भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। प्रधानमंत्री लोकसभा में बोल रहे थे और मैं आगे बढ़ूं और लोगों से तारुफ कराऊं जो हमारे मेहमान हैं। उससे पहले 2.5 मिनट की एक छोटी सी ये बाइट, उसके बाद फिर सीधे डिबेट के अंदर। और जहां ऑप्शन है वहां विरोध के लिए कोई कारण ही नहीं बनता। हाँ, ऐसा कोई कानून जो ऐसे थोप दिया हो उसके लिए विरोध का कारण बनता है। और इसलिए मैं कहता हूं लोगों को, और मैं देख रहा हूं आंदोलन का एक नया तरीका है। क्या तरीका है? आंदोलनकारी जो होते हैं वो ऐसे तरीके नहीं अपनाते। आंदोलन जीवी होते हैं वो ऐसे तरीके अपनाते हैं और वो कहते हैं ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अरे भाई, जो कुछ हुआ ही नहीं, जो होना नहीं है, उसका भय पैदा कर करके और पिछले कई सालों से लगातार सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ जाए, कोई निर्णय नहीं हुआ है और एकदम से तूफान खड़ा कर दिया जाए, आग लगा दी जाए देश में। ये जो तौर तरीके हैं, उन तौर तरीके जो भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो भी अहिंसा में विश्वास करते हैं, उन सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये सरकार की चिंता का नहीं, देश की चिंता का विषय होना चाहिए। इस प्लीज बाद में समय मिलेगा आपको। नो, माननीय अध्यक्ष जी प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, आप समझ, पुरानी मंडियों पर भी कोई पाबंदी नहीं है। इतना ही नहीं, इस बजट में इन मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए और बजट की व्यवस्था की गई है। और उस बजट के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी, ये जो हमारे निर्णय है वो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना के साथ लिए गए। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा क्या करते हैं? आप सीनियर व्यक्ति हैं, प्लीज बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन के साथी भली भांति इस बात को समझते हैं, लेकिन कांग्रेस और कुछ दलों ने बड़े जोर शोर से बातें अपनी कही, लेकिन जिन बातों को लेकर के उनको कहना चाहिए कि भाई ये नहीं, ये अपेक्षा ये होती है कि उन्होंने इतना स्टडी करके आना है। भैया जी कहीं में एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। अपने मेहमानों से हम आपका तारुफ कराते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जिस बात का जिक्र कर रहे थे वो ये थी, भवानी भाई की कविता है वो, जोड़ता बिछाता हूँ वही गीत आपको सुनाता हूँ। दरअसल वो भवानी भाई की पंक्तियां थीं जिनको वो जिक्र कर रहे थे। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की तरफ से, और सुरेंद्र राजपूत जी हैं, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, संजू वर्मा जी हमारे साथ आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हैं, धर्मेंद्र मलिक साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं, और राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ प्रोफेसर रागी, संगीत रागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया सबका, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता के पास सीधे जाना चाहेंगे। आंदोलन जीवी को लेकर एक बात उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि सिर्फ चिंता जो है सरकार को ही क्यों होनी चाहिए। सुरेंद्र राजपूत जी, आज आप मुस्कुरा सकते हैं, मुझे मालूम है कोई शेर तो आपके दिमाग में जरूर होगा, आप जरूर रखिएगा, लेकिन उन्होंने कहा सिर्फ बात दरअसल यही क्यों हो कि सरकार को ही चिंतित होना पड़े। जो भी है इस लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं उन सबको परेशान होने की जरूरत है, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। और उन्होंने एक लाइन कही, कांग्रेस जैसी पार्टी ना खुद का भला कर सकती है और ना देश का। सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस से। हमें जो है प्रतीक भाई, इन्हीं बातों की उम्मीद थी प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी अभी भी अपने आवरण से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो देश के प्रधानमंत्री नहीं, वो सिर्फ भारतीय जनता आप पार्टी ये नहीं मान पाए हैं सुरेंद्र भाई, और आप ये नहीं मान पाए कि वो अभी अब देश के प्रधानमंत्री हैं, दूसरी बार वो बन गए, ये आप नहीं स्वीकार कर पाए। और यही समस्या है सबसे बड़ी। मुझे ऐसा लगता है प्रतीक भाई, आप जैसे जो विद्वान प्रस्तोता हैं, अगर वो बीच में बाकी, फिर आप में और बाकी सब लोगों में क्या अंतर रह जाएगा। माफी चाहता हूं, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है तो माफी चाहता हूं। बुरी लगी है तो सुरेंद्र राजपूत, मेरी बात अगर बुरी लगी है तो माफी चाहता हूं मैं। नहीं, आपकी आगाज करें। आपकी बात बुरी तो लग ही नहीं सकती। आपका हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है कि हम आपको जी। मेरा ये कहना था कि प्रधानमंत्री जी को हम तो देश का प्रधानमंत्री मान ही रहे हैं और शुरू से मान रहे हैं, चूंकि हमें संविधान में भरोसा है।
लेकिन प्रधानमंत्री जी स्वयं को देश का प्रधानमंत्री नहीं, भारतीय जनता पार्टी का नेता मान रहे हैं और वो अपनी इन सारी चीजों से इनक्रोच इस तरीके से कर देते हैं दूसरे की हदों को, तो कि वो जाकर के अमेरिका के विदेश नीति में भी दखल दे देते हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार। तो ये मैं आपको प्रमाण के साथ कह रहा हूं, हमने तो हमेशा प्रधानमंत्री माना, विदेशी ने कुछ कहा तो हमने उनको डिफेंड करने का काम किया, ठीक है ना। अब आप आ जाइए यहां पर क्या नाम व्यवस्था पर और विषयों पर आ जाइए, जो है किसान का विषय। आज की डेट में भी प्रधानमंत्री जी से हमें उम्मीद थी कि लोकसभा में कम से कम वो किसानों के जो 200 शहीदियां हुई हैं उन पर बोलेंगे। हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी कुछ तो पिघलेंगे, प्रधानमंत्री जी कुछ तो 3 काले कानूनों के बारे में बात करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव भी अपनी बात को कहने में और अपने अधिनायकवाद में लगा दिया। हम आपसे पूछते हैं, उन्होंने कहा क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस कर लीजिए। हमने आपसे कहा कि भाई 1955 का कानून था जिसमें आप जो अधिकतम एक सीमा होती है एपीएमसी एक्ट में कि आप इससे ज्यादा वो नहीं रख सकते हैं, वो आपने सीमा क्यों तोड़ दी? क्या ये उचित है? क्या ये ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही किसान की फसल आएगी वैसे ही वो लोग जो होल्डर्स हैं वो मार्केट में डाल देंगे सामान को, जैसे अभी उन्होंने मक्की को डाला है। 1850 रुपए की मक्की 800 रुपए में खरीदी गई है। ये अपने आप में सही नहीं है क्या? प्रधानमंत्री जी के सामने ये सही नहीं है क्या? 75 दिनों से जो है दर पे बैठे हुए, दिल्ली का दर खुल नहीं रहा, किसानों को, अन्नदाताओं को, हमारे देवताओं को स्वयं देवता कहते हैं और भिखारी की तरीके से सड़क पर बैठा रखा है। क्या रामलीला ग्राउंड नहीं जाने दे सकते थे या प्रधानमंत्री अपना घर नहीं खोल सकते थे? इन बातों पर प्रधानमंत्री बात करेंगे। प्रधानमंत्री बात करेंगे उस सच की कि मंडियां मध्य प्रदेश में जैसे ही ये कानून लागू हुआ है 70 मंडियां बंद हो गई हैं। प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में नहीं है क्या? प्रधानमंत्री जी के अगर संज्ञान में नहीं है तो बात आती है वो कि जिसको बड़ा गरूर है कि वो मजे में है, या तो वो फकीर है और या नशे में है। सुरेंद्र राजपूत जी, हाँ, मैं आप आखिरी बात मैंने आपकी पूरी गौर से सुनी। उन्होंने एक बात और आज कही, मैंने बीच में बोला नहीं। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाई इस तरह से कि अफवाहों का बाजार गर्म है और आप कुछ चीज कहते रहे और उस अफवाहों से किसान जो है वो शिकार होता रहा। एक बात ये भी उन्होंने कही। अब सवाल यह है, उन्होंने कहा कि मंडियां, मैं आ रहा हूं राजपूत जी, आ रहा हूं। उन्होंने कहा कि मंडियां तो मजबूत हो रही हैं, कोई मंडी जो ऐसे है जिसको लेकर जो बार बार ये कहा कि मंडियां बंद हो जाएंगी, एमएसपी को लेकर बात आप कहते रहे। बोले हमें बताएं कि कहां बंद हो गई, कौन सी चीज शिकार हुई, कौन से कानून पे लेकर अगर आपको कोई एतराज है तो फिर उस कानून को लेकर सामने आना चाहिए, कौन से क्लॉज पर है ये भी बताना चाहिए। ये तमाम सारी बातें कहीं। मैं आता हूं आपके पास, बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं, मैं उनको बोलता हूं कि इस मुद्दे पर जो सुरेंद्र राजपूत जी ने आज कहा कि मध्य प्रदेश की मंडियों को लेकर उन्होंने बात कही, कानून को वो काला कानून कह रहे हैं, इन तमाम सारे मुद्दों पे एक बार फिर से क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, बातचीत का सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहिए। संजू वर्मा, बीजेपी का पक्ष। प्रतीक जी, मैं ये बात स्पष्ट कहना चाहती हूं कि यदि आप प्रधानमंत्री जी के आज के स्पीच को और जो उन्होंने राज्यसभा में दी थी, यदि आप दोनों का मिश्रण लेकर पूरी चीज को एक कॉन्टेक्स्ट में देखें तो प्रधानमंत्री जी ने एक चीज दोहराई थी और मुझे लगता है मुझे वो बार बार विपक्ष को याद दिलाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा था हमें ये तय करना है कि हम समस्या का हिस्सा बनना चाहते हैं या हम समाधान का माध्यम बनना चाहते हैं। दुर्भाग्य ये है प्रतीक जी कि जो यहां पर हमारे गणतंत्र में जो विपक्ष है, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रही हूं, कांग्रेस ले लीजिए, समाजवादी पार्टी ले लीजिए, बीएसपी ले लीजिए, आम आदमी पार्टी ले लीजिए, प्रॉब्लम यह है, दुर्भाग्य यह है कि ये सब विपक्ष की पार्टियां समस्या का हिस्सा तो बनना चाहती हैं पर यह समाधान का माध्यम नहीं बनना चाहती। और इसके पीछे कारण एक ही है, ये अपना पॉलिटिकल रेलेवेंस, जो अपना राजनीतिक इनका जो वर्चस्व था वो खो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री ने कहा आंदोलन जीवी के बारे में जो टिप्पणी की थी, कुछ लोगों को ये हास्यास्पद लगा, कुछ लोगों ने इस पर लेकर बहुत सारे कटाक्ष भी और प्रधानमंत्री पर ताने भी तो कसे। एक कटाक्ष ये संजू जी, एक कटाक्ष ये भी आ गया कि चंदा जीवी भी कह दिया किसी ने। बात तो ये है कि पिछले 6.5 सालों में 8 लाख करोड़ से ज्यादा एमएसपी
का भुगतान किसानों को मिला है सिर्फ धान और गेहूं में। राइट। बाकी फसलों की तो मैं बात ही नहीं कर रही। सुरेंद्र राजपूत जी, धान और गेहूं में जी मैं आया, सुरेंद्र राजपूत जी आया। है एमएसपी पर वो 8 लाख करोड़ की थी। क्या किया मैं है? आपको याद दिला दूं कि सरकारी खरीद आपने अपनी जेब से की है क्या? 6 साल पहले लीजिए सुरेंद्र राजपूत जी, आप बताइए, सरकारी खरीद हो रही तो उसमें आप कहते हैं कि अपनी जेब से किया है क्या? वो सिर्फ था 33,000 करोड़। मैं वही कह रहा हूं कि सरकारी खरीद जो है ये लगातार एक निरंतर निर्बाध चलने वाली प्रक्रिया है, इसको बढ़ाना है। और ये संजू वर्मा जी ना तो जानती है कि एमएसपी कितनी बड़ी है, ना ये संजू वर्मा जी ये जानती है कि सरकारी धान केंद्र क्रय केंद्र कितने बड़े, ये बताएं। नई मंडियां पिछले साल में 6 साल में कितनी बढ़ी ये बताएं। नए लोग कितने इसमें भर्ती हुए ये बताएं। एमएसपी कितने % बढ़ी ये बताएं। मैं रोकता हूं, मैं रोकता हूं, दोनों को रोकता हूं, मैं दोनों को रोकता हूं, मैं दोनों को रोकता हूं, मैं दोनों को रोकता हूं। मैं सुरेंद्र भाई, सुरेंद्र भाई, सुरेंद्र भाई, संजू जी, संजू जी, सुरेंद्र भाई, सुरेंद्र भाई, सुरेंद्र भाई, संजू जी, संजू जी, प्लीज प्लीज ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन। आप कह रहे हैं कि संजू वर्मा को मालूम नहीं। संजू भाई, संजू जी प्लीज लिसन। संजू वर्मा प्लीज, संजू वर्मा डिबेट पे शरीक हुई है। आप कह रहे थे सुरेंद्र राजपूत जी, आप कह रहे थे कि संजू वर्मा को ना तो एमएसपी मालूम है और ना ही उन्हें यह मालूम है कि एमएसपी पे कितना बढ़ा और कितनी खरीद हुई। खरीद एक लगातार प्रक्रिया है। आपकी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है किसानों के पैसे से प्रधानमंत्री ने हवाई जहाज खरीदे। भाई हवाई जहाज, किसानों के पैसे से हवाई जहाज खरीदे जाते हैं? अब आप बताइए जरा मुझे। नहीं, इनको तो संजू वर्मा को तो नहीं मालूम है, लेकिन आपको तो ये, अब आप क्लैरिफिकेशन दीजिए कि हवाई जहाज खरीद लिए। नाउ यू टेल मी। अब आप बताइए। मैं बताता हूं। बिल्कुल, आप ये उनको पता है, कि उनको पता है कि हवाई जहाज खरीदे जा रहे हैं। संजू वर्मा को जो प्रवक्ता है वो ये तो नहीं पता कि एमएसपी क्या है, एमएसपी पे क्या बढ़े हुए दाम है, कितनी खरीद हुई, कितने मैट्रिक टन गेहूं और चावल खरीदा गया। ज्यादा खरीदा गया 2014 के कंपैरिजन पे बता रहे, और खरीदा जाना ही चाहिए, वो क्रम से है तो ज्यादा ही होगा। लेकिन ये कहना कि किसानों के पैसे से हवाई जहाज खरीद लिए, मुझे बताइए ये कौन सी तर्कता है, कौन सा तर्क है ये? नाउ टेल मी सुरेंद्र राजपूत। बताता, वो भी बताता हूं सर। बिल्कुल सही आपने, आप प्रतीक भाई, आप बधाई के पात्र हैं इस सवाल को करने के लिए। सच बात यह है कि जब किसान अपनी पूरी 23 की 23 फसलों पर एमएसपी मांग रहा है तो उसको एमएसपी देने की जगह उसको आप अडानी और अंबानी नाम बड़े व्यापारियों के जिम्मे करके और उस पैसे से आप अपनी लग्जरी कर रहे हैं। 9,000 करोड़ का जहाज खरीद रहे हैं। ऑडियो रखता हूं, कोरोना ऑडियो रखता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र, नाउ प्लीज लिसन। सुरेंद्र राजपूत जी, नाउ प्लीज लिसन, नाउ प्लीज लिसन मी ना। सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, ये ना वो पैसा आपने एफसीआई ना राजपूत जी और बढ़ गया होता। सुरेंद्र राजपूत जी, आप बहुत पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं कांग्रेस के और अच्छा पढ़ते हैं और अच्छा बोलते हैं। अब आप ये तर्क देने लगे कि ये अडानी और ये अंबानी ने ये खरीद लिया, तो एक बात बताइए, 2014 से पहले भी तो ये व्यापार करते ही थे ना? ये 2014 के बाद ये लोग आ गए हैं या 2014 के बाद सक्रिय हो गए हैं? बिल्कुल, या राजीव गांधी के समय में ये थी नहीं कंपनी? प्रतीक भाई, बहुत अच्छी बात है, व्यापारियों को काम करना है। अडानी और अंबानी जैसे तमाम व्यापारी घराने, चाहे टाटा हो चाहे बिरला हो, इन सारे घरानों की इस देश को आवश्यकता है। लेकिन ये लोग देश के लिए काम करेंगे, ये लोग सरकार के लिए काम करेंगे, सरकार इनके लिए काम नहीं करेगी। तो आप ये तर्क, तो ये आप तर्क दे रहे हैं कि इनके पैसे काट के हवाई जहाज खरीद लिए गए? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि पैसे काट के हवाई जहाज खरीद लिए गए? निश्चित तौर पर। अच्छा, आप शांता कुमार कमेटी को पढ़ लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आपको शांता कुमार कमेटी का रिपोर्ट, शांता कुमार कमेटी जो एफसीआई पर है उसको पढ़ लीजिए। शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट भी मैं जिक्र कर दूंगा, आपको मैं बिल्कुल जिक्र कर दूंगा, पर मैं ये जानना चाहता हूं, ये तर्क जो है भोथरा तर्क है, जिसको आप इस शब्द को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। फ्लैटेंड है ये फ्लैटेंड है, इसमें कोई दम नहीं है। मैं प्रोफेसर आगे राजनीति में अगर इस तरीके की बात पर आएंगे तो मुझे मालूम है कही जाती है, इस तरह की बात कही जाती है डिबेट्स में। 6 साल के भाषण में आपको शर्मिंदा करना पड़ेगा नरेंद्र मोदी। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी जी के जो तर्कों की बात जब पब्लिक आम सभा में होती है, 15 लाख रुपए दे दिए क्या नरेंद्र मोदी जी ने? राजपूत, मुझे मालूम था ये बात आप कहेंगे। दे दिए क्या नरेंद्र मोदी जी ने? अमित शाह कहते हैं जुमला था। ऑफ कोर्स सुरेंद्र राजपूत जी, जब आप ये बात कहेंगे आप कह सकते हैं,
ये आप मंच से बोला था नरेंद्र मोदी लेकिन जी आप ने। संजू वर्मा से ये कहें कि आपको एमएसपी नहीं मालूम, आपको मैं इस बात को कह नहीं रहा था, मैं संजू वर्मा की भी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं किसी को कहने से पहले ये अरे कहते हैं संजू वर्मा जी बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं भाई, हम बहुत विद्वान नहीं रिगार्ड हो। करते हैं इनका। जी ऑफ कोर्स संजू बहुत- वर्मा, मैं आ रहा हूं बहुत आपके इनकी पास, इज्जत करते लेकिन हैं। प्रोफेसर आगी दिन में मैं आता हूं, मैं स्वागत करता हूं अपनी पैनलिस्ट, छठी पैनलिस्ट जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी पैनलिस्ट जी मंजू जी रागी साहब। प्रतीक जी, कांग्रेस के बुद्धिमान प्रवक्ता का कहना था कि भाई 23 फसलों पर एमएसपी किसान मांग रहे हैं, दे देना चाहिए था, कानून बना देना चाहिए था। आखिर इतने वर्षों तक कांग्रेस भी सत्ता में रही, कानून बना देना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई थी, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। कांग्रेस को कैसे कम से कम वो एमएसपी जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार था दे देना चाहिए था। कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। और किसानों के पैसे से हवाई जहाज लेने की बात तो मतलब एक अद्भुत अपने आप में बड़ा मनमोहक तर्क है। आपने उसका जिक्र कर दिया, आपके दर्शक पता चल गया कि इसका खोखलापन कितना ये खोखला है। देखिए, अभी एक और बात कही गई, प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए दरवाजा क्यों नहीं खोला, रामलीला मैदान में क्यों नहीं बैठने दिया। बाबा रामदेव तो बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, रामलीला मैदान में बैठ कर रहे थे, वो तो कोई जमीन भी नहीं खोद रहे थे, ना हाईवे रोक रहे थे, इसके बावजूद भी किस महेंद्र सिंह टिकैत की भी बात याद रख लो, नकल करके करने से कुछ नहीं होगा। आपने महेंद्र सिंह टिकैत की बात आपको याद नहीं रही? राजीव गांधी जी के समय में रामलीला ग्राउंड पर थे और इंडिया गेट पर थे। दे रहे हैं। ये क्या तरीका क्या मैं है कुछ कह प्रतीक सकती जी? हूँ, मैं प्रतीक डिबेट जी? छोड़ दूंगा। मैं संजू वर्मा जी, प्रतीक जी मैं डिबेट नहीं, छोड़ दूंगा। प्रोफेसर रागी साहब, आप डिबेट छोड़े या ना छोड़े, लेकिन अगर आप झूठ बोलेंगे तो निश्चित तौर पर आपका प्रतिवाद होगा। प्लीज खुला प्रतीक जी, और आपको अगर क्या व्यक्तिगत करना है? टिप्पणियां करेंगे तो निश्चित प्रोफेसर तौर रागी, पर प्रोफेसर रागी। व्यक्तिगत प्रतिवाद होगा। प्रोफेसर आगे और प्रतिवाद व्यक्तिगत स्तर पर भी होगा अगर आप व्यक्तिगत टिप्पणियां करेंगे तो। प्रोफेसर आगे प्रतीक जी, वो दिन भी इस देश को जानना चाहिए जब गाय हत्या को लेकर के साधु लोग संसद के सामने धरना दे रहे थे और श्रीमती गांधी की सरकार ने गोलियां चला करके सैकड़ों साधुओं को मार डाला था। तो आंदोलन के बारे में तो यदि नहीं जिक्र किया जाए वही अच्छा है, नहीं तो कांग्रेस का सारा कलही इस देश के सामने जनता को, तो कांग्रेस के प्रवक्ता लोग भागते नजर आ जाएंगे। मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूं, इसलिए मुझे ज्यादा आंदोलित मत करें तो बेहतर होगा। रही बात प्रधानमंत्री की दृष्टिबोध बहुत साफ बेहतर है है। प्रोफेसर रागी, आप आंदोलित हो जाइए। हम आपको चुनौती देते हैं, आप आंदोलित हो जाइए। आप एक बार जरा याद करके बताइए कितने सैकड़ों साधु मरे थे, एक बार जरा वो भी बता दीजिए पढ़ लिख करके। कितनी गोलियां चली थी ये भी बता दीजिए पढ़ लिख करके। आपके जैसे प्रवक्ताओं मेरे क्लास में बैठते हैं, इसलिए मैं आपको तर्क के लायक भी नहीं समझता। अरे हम नकल करने वाले प्रोफेसरों के यहाँ कभी नहीं पढ़े हैं प्रोफेसर रागी। जो खुद नकल करके पास हुए हो उनकी क्लास हमने कभी अटेंड नहीं की। मैं तलवे के बराबर भी नहीं समझता, इसलिए मैंने कहा ना कि जो नकल करके पास हुए हो उन प्रोफेसरों के यहाँ मैं कभी नहीं पढ़ा प्रोफेसर रागी। बेहूदगी ना मुझे पढ़ने की आवश्यकता है। लखनऊ का पढ़ा लिखा हूं और बहुत विद्वान प्रवक्ताओं, बहुत विद्वान प्रोफेसरों से पढ़ा। दिल्ली विश्वविद्यालय मेरे लिए दुर्भाग्य होगा कि अगर मैं आपसे पढ़ूंगा। पता लग जाएगी कि तुम कैसे हो। दिल्ली विश्वविद्यालय अरे भाई, अब आपसे तुम पे आ गए, यही आपका संस्कार है। ये है संघ का संस्कार। ये संघ का संस्कार है कि एक बात कही तो आपसे तुम पर आ गए, अब तुम पर आ जाओगे। ये आपका पढ़ा लिखापन है प्रोफेसर। नहीं सुरेंद्र राजपूत, नहीं इतने बड़े तुम पे आ गए और मैंने तुमको इतने पढ़े लिखे हो, अरे नकल करके मैंने तुमको बीच में हस्तक्षेप किया कि बेहूदगी मत करो, बीच में फिर से कह रहा हूं कि आपसे तुम पे और तू से तू पर मत आओ। ये नकल करने वाले प्रोफेसर। सुरेंद्र राजपूत जी, आप दोनों बहुत विद्वान लोग हैं, प्लीज लिसन। नहीं, आप इनको नहीं कह रहे। नहीं, मैं कह रहा हूं मैं असभ्यता बर्दाश्त नहीं कर सकता। संगीत रागी जी, सुरेंद्र राजपूत जी, ये होता कौन है? ये हमको सुरेंद्र राजपूत प्लीज संगीत रागी जी, ये बहुत सम्मानित। हमको हैसियत बताएंगे, नकलची प्रोफेसर हमको हैसियत बताएंगे। ना प्लीज पढ़ करके आओ पहले।
सिफारिश सुनो, करके आप प्लीज, प्रोफेसर बने। गांधी परिवार बात के करते हैं तलवे आप। चाट करके बड़े होने वाले आदमी कभी प्लीज, कभी कभी प्लीज, नेपाल listen, के listen, नागपुर परिवार तलवे के चाटो तलवे तुम। No, please, please. Audio down, 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 audio down. Please, please, please. ऐसा होता है कि बात बढ़ती है डिबेट्स में और बात बढ़ती चली जाती है। दोनों लोग बहुत सम्मानित है, दोनों लोग काफी अरसे से भैया जी कहीं की डिबेट में शरीक होते रहे हैं। मैंने देखा जब डिबेट चल रही थी, प्रोफेसर रागी मैं आपके पास आ जाऊंगा प्लीज। इस समय क्या है कि जब गुस्सा बहुत ज्यादा हो तो एंकर का काम यह है कि जिसके पास वल्गाएं होती हैं, जिसके पास, उन दोनों को शांत करना चाहिए। मैं आपको मौका देता हूं, 10 सेकंड है, आप प्लीज राजपूत चुप रहिएगा जी। प्रतीक जी जब मैं वो बोल रहे थे, मैं बहुत गौर से सुन रहा था जी, ये सच है। जब मैं बोलने लगा तो उनके बीच में उनको मुंह का बवासीर हो गया। ना प्लीज, ये चीजें मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकता। प्लीज प्लीज प्लीज। और ये बेहूदगी मुझे बिल्कुल डॉक्टर अनुराग भदौरिया चुप, हंसिए मत डॉक्टर अनुराग भदौरिया, हंसिए मत, चुपचाप, हंसते हुए चेहरा अच्छा नहीं लगता। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, गांधी और नेहरू परिवार के तलवे चाटने वाले प्रवक्ता ऐसे ही होते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज। संघ परिवार का तलवे चाटने वाला बदतमीज इंसान है। जाओ सुरेंद्र राजपूत, तलवे चाटो। दोनों को ऑडियो डाउन, दोनों को ऑडियो डाउन, दोनों को ऑडियो डाउन। मैंने कोशिश करी एक बार फिर, और मैं कहूंगा दोनों लोगों से कि प्लीज एक गिलास पानी पिए, दोनों लोग एक गिलास पानी पिए। अगर स्टूडियो में होते तो मैं जरूर पेश करता। दोनों को पानी पीने की जरूरत है। दोनों लोगों को मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूं, व्यक्तिगत तौर से मैं दोनों को जानता हूं। ममता काले बहुत देर से हाथ उठा रही हैं, लेकिन मैं ममता काले आपको बुलाऊंगा तो लड़ाई बढ़ जाएगी, और एंकर का काम यह है कि लड़ाई बढ़े ना कम हो। मैं अगर आपको जरा से भी बोलने का मौका दिया तो यह लड़ाई बढ़ेगी। इसलिए ममता काले मैं आपको कतई नहीं, और होता यही है कि एंकर्स क्या करते हैं कि वो ऐसे मौके पे ऐसे लोगों को बोलने का मौका दे देते हैं। जैसे अगर मैं डॉक्टर अनुराग भदौरिया को दे दूं तो ये अभी लड़ाई बहुत तेज बढ़ जाएगी। मैं नहीं दूंगा, डॉक्टर अनुराग भदौरिया से भी नहीं, ना ममता काले से बुलवाना है। जो चेहरा झुका हुआ है, जो बहुत सीरियस बैठा हुआ है, जिसका चेहरा झुका हुआ है और बहुत सीरियस बैठा है, वो किसान है। मैं किसान को मौका देना चाहता हूं, और मैं जानना चाहता हूं धर्मेंद्र मलिक साहब से। धर्मेंद्र मलिक साहब, प्रधानमंत्री ने भी आज लोकसभा में भी कहा बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से जुड़ना चाहिए। एक बार ये मौका जो है बार बार कहा जा रहा है सरकार की तरफ से भी, और मैं जानना चाहता हूं हिचक कहाँ हो रही है। और जब वो कह रहे हैं एक फोन कॉल की दूरी पे हैं, जब वो ये कह रहे हैं कि मंडियों को लेकर भी उनका बयान आ रहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि कानून को लेकर भी बात हम कर सकते हैं, तो हमारी समझ से चीजें आगे बढ़ानी चाहिए। जी धर्मेंद्र मलिक साहब। जी देखिए प्रतीक जी, मैंने आपको सुना, प्रधानमंत्री जी को भी सुना, लेकिन देखिए देश में अगर सब कुछ कहने से होता तो फिर संविधान और कानून की आवश्यकता ना होती। मेरा बस निवेदन यही है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो ठीक है, उनकी बातें अच्छी हैं, लेकिन ना तो कोई बातचीत का सिलसिला किसानों ने रोका। लास्ट वार्ता में कृषि मंत्री जी ने ये कहा कि देखिए ये हमारा प्रपोजल है, अगर आपको ये स्वीकार हो तो आप हमें बता देना, हम फिर दोबारा कभी देख लेंगे। यानी कि उनका था कि अगर इसको आप मानने के लिए तैयार हैं तो जी। धर्मेंद्र मलिक जी, मैं आपसे बहुत निवेदन करके पूछना चाहता हूं कि क्योंकि आपसे पहले भी बात हुई थी, लेकिन उस दिन आप कहीं अपने आंदोलन के एकदम पीक पे थे और जा रहे थे। मैं आपसे बहुत सविनय निवेदन करना चाहता हूं कि आप कैसा निवेदन चाहते हैं, जो आपको फिर से आमंत्रित किया जाए या फिर निगोशिएशन में कोई तार फिर से जोड़े जाएं, क्या चाहते हैं? संजू वर्मा जी हैं, मौजूद हैं यहाँ पे, वो बात कन्वे कर सकती हैं। जी देखिए पहले सिस्टम ये था कि जब भी वार्ता के लिए बुलाया जाता था तो एक चिट्ठी भेजी जाती थी कमेटी के पास, और उस चिट्ठी से जो है हम चले जाते थे जहाँ भी स्थान बताया जाता था। हम उसके लिए आज भी तैयार हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए एक बात जोर शोर से कही जा रही कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। ये बात सच नहीं है, इसको पूरा देश जानता है। एमएसपी जो है केवल 2 राज्यों पे बामुश्किल मिल पाती है, और वो भी केवल 2 फसलों पे, न तो 23 फसलों पे एमएसपी थी, ना है और ना रहेगी। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए एमएसपी आप समझिए थोड़ा सा, आप बहुत विद्वान हैं, एमएसपी के लिए 2-3 स्कीम चलाती है भारत सरकार। एक तो प्रधानमंत्री जी लेकर आए थे पीएम आशा, वर्तमान बजट जो अभी आया है उसमें उसका बजट कम कर दिया गया। दूसरा है MIS, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, उसका भी बजट घटा दिया गया है। यानी कि जो 2 फसलों में मिल रहा था कागज पर अगर हम देखें तो इसका मतलब खरीदी उससे भी कम होने वाली है। ये मेरा डाटा नहीं है, ये भारत सरकार का बजट है, कोई भी देख सकता है। पीएम आशा और MIS में पहले कितना पैसा था, इस बार कितना पैसा है। और हम ये कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री जी की बात
100% मानते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, सभी के आदरणीय होने चाहिए, माननीय होने चाहिए। अगर वो कहते हैं कि एमएसपी था, है, रहेगा, तो फिर कानून बनाने में क्या दिक्कत है? जब एमएसपी है ही है, चलता रहेगा, तो 2 लाइन लिख लेने से क्या हो जाता है? लिख दें, देश के किसान जय जयकार करेंगे प्रधानमंत्री जी की कि देखिए कितना बड़ा सीना है प्रधानमंत्री जी का। आपका संजय, आप जवाब दीजिएगा। उन्होंने दो चीजें और स्कीम पर भी बात कही है और कहा कि खरीद इस बार कम हो सकती है, इसका भी अंदेशा जमाया था। और सुरेंद्र राजपूत जी ने भी 1-2 बातें कही हैं जिसका कि जिक्र जरूर होना चाहिए आप अपनी बात जब कहें। और ब्रेक के बाद मैं ऑफकोर्स डॉक्टर अनुराग भदौरिया आपके पास आऊंगा और उम्मीद करता हूं कि हो हल्ला कम होगा और बातचीत का रास्ता एक बार फिर खुलेगा। प्रोफेसर रागी, मैं आपके पास भी आऊंगा। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर हूं। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि बहस अच्छी और बढ़िया और सारगर्भित जो शब्द है जिसमें कि कोई रिजल्ट निकलता हुआ या कुछ कोई रिजल्ट तक रास्ता जो होता है वहां तक, क्योंकि रिजल्ट तो निकलना मुश्किल होगा, टीवी डिबेट्स में क्या निकलेंगी और आजकल की टीवी डिबेट्स में बिल्कुल नहीं, लेकिन वो एक रास्ते तक जरूर जाती हुई दिखे, उसमें ही आपको समझ लेना चाहिए कि हाँ बहुत कुछ हुआ। क्योंकि होता क्या है कि बात जो है बहक जाती है और बात रास्ते में, उसके लिए होना चाहिए ये कि बहुत बैलेंस व्यू होना चाहिए, तभी चीजें पहुंच पाती हैं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया और ममता काले दोनों को मैं माफी मांगता हूं क्योंकि पहले चंक में मैं बात नहीं कर पाया, इसके लिए माफी चाहता हूं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया से मैं शुरुआत करना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आंदोलनजीवी, परजीवी, चंदाजीवी तक चली जाए बात, तो ये कह दी जाए तो खैर वो तो अलग बात है, लेकिन ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री ने कहा सबको चिंता होनी चाहिए। जो आज आंदोलन का जो स्तर है, जो तमाम साहब, मैंने टीवी डिबेट पर भी बोल दिया है, इसलिए ये मत सोचिएगा कि मैंने खुद अपने को आईना नहीं दिखाया है, मैंने अपनी टीवी डिबेट्स के बारे में सबसे पहले बोल दिया। तो सवाल ये है कि हम कैसे, क्योंकि अगर हम डेमोक्रेसी में रहते हैं और इस लोकतंत्र में, जनतंत्र में हैं, तो हमारी चिंता सबकी चिंता होनी चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं, कैसे खड़े हैं, और मूल्यांकन तो हमेशा होना चाहिए। डॉक्टर अनुराग भदौरिया। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, शायद ऑडियो आपके पास नहीं पहुंचा। ममता काले, मैं आपसे आ जाता हूं, फिर डॉक्टर अनुराग भदौरिया। ममता काले जी, धन्यवाद प्रतीक जी। और जैसे आपने बोला कि सारगर्भित डिबेट होनी चाहिए, इससे कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए, तो मैं पहले एक शेर के साथ 2 लाइनों के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि ताउम्र गालिब मैं यही भूल करता रहा, ताउम्र गालिब मैं यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। तो ये समर्पित है ससम्मान हिंदुस्तान के उस विपक्ष को जो आज कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन नामक शब्द को भी भूल गया, उसकी परिभाषा भी भूल गया, टोटल डिस्ट्रक्शन पे आ गया है। और ये बात भी मैं साफ कर देना चाहती हूँ कि मैं भी जो हूँ राजनीति शास्त्र की विद्यार्थी रही हूँ, और किसी भी देश के अंदर, लोकतंत्र के अंदर ऑपोजिशन का होना बहुत आवश्यक है प्रतीक जी, ये मैं मानती हूँ, लेकिन डिस्ट्रक्टिव नहीं, कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन होना चाहिए। आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने जो बात बोली वो इस देश के पक्ष में बोली। कल हमने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी का एक ऐसा स्वरूप देखा जिन्होंने ये दर्शा दिया और ये दिखा दिया कि किस प्रकार से एक आपके अंदर एक जो पर्सनल और प्रोफेशनल बैलेंस होना चाहिए वो है। सम्मान चाहे कोई विपक्ष के नेता हो, लेकिन अगर उनके साथ आपका वो पर्सनल कनेक्ट है और आप जो है राजनीति से ऊपर कार्य करते हैं, देश के लिए, देश के किसी भी व्यक्ति के लिए उस कार्य को समर्पित करते हैं, तो उस चीज का बयान जरूर करना चाहिए, उस चीज का सम्मान भी जरूर करना चाहिए और एक्नॉलेज पूरे हिंदुस्तान के सामने, पूरे विश्व के सामने करना चाहिए। इमोशंस और जो आपके भाव हैं उनको भी दर्शाना चाहिए, क्योंकि यही एक सच्चा जो व्यक्ति होता है उसके सारे भाव निकल करके आते हैं। आप राजनीतिज्ञ हैं वो अलग चीज है, लेकिन उसके ऊपर आप किस प्रकार से व्यक्ति विशेष को सम्मान देते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल पार्टीज, वो हमने कल देखा। और आज एक जिम्मेदार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी को देखा। आप देखिए, बात अभी तक मेरे भाई कर रहे थे कांग्रेस वाले और मैं उनकी बात सुन रही थी, लेकिन आप इनकी बात सुनिए, अडानी और अंबानी की बात जिस पर आप भी हंस रहे थे, मैं भी हंस रही थी। वाकई ऐसा लगता है कि 6 सालों में जो है ये अडानी अंबानी दोनों पैदा भी हो गए, उन्होंने बिजनेस भी शुरू कर दिया और इतने अरबपति खरबपति, इतने बिलियनियर बन गए, और उसके बाद ये पूरे देश में जो है इन्होंने पूरा कंट्रोल करके लेकर के रख दिया है। इससे पहले जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कुछ हुआ ही नहीं, इनका कोई कारोबार ही आरंभ नहीं हुआ था। और जिस प्रकार से अडानी अंबानी और मोदी जी की मालाएं जपता है विपक्ष, आप मुझे ये बताइए कि किसानों के बारे में 70 वर्षों में क्या हुआ। मैं भाई साहब आपसे बोलना चाहती हूँ, देखिए 55 वर्ष जो है
गांधी और नेहरू डायनेस्टी के प्रधानमंत्री दिए हैं, इस देश में रहे हैं। उस वक्त क्या हुआ? किसानों का दोहन होता रहा, किसानों के नाम पर राजनीति होती रही, किसान वोट बैंक बनते रहे, लेकिन किसानों के लिए कभी कुछ नहीं किया गया। ये जो आज जो कानून बने हैं, इनकी दुहाई तो यूपीए बहुत समय से देती आ रही है। आप सोनिया जी के भाषण निकाल लीजिए, कपिल सिब्बल जी के भाषण निकालिए, जिसके भी निकालिए, तमाम यही बातें होती रही कि मंडी प्रथा खत्म होनी चाहिए, बिचौलिए दोहन करते हैं किसानों का, और ये सारा डिसेंट्रलाइज करके पूरे देश को इनके लिए एक मार्केट के तौर पर खोला जाना चाहिए। पर आज जब हो रहा है तो इस प्रकार का विरोध क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अपनी जो राजनीति खत्म हो गई है उसको बचाने के लिए और उस जमीन को बचाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। तो ये गलत है ना। देखिए आप कीजिए विपक्ष का आप अपनी भूमिका अदा कीजिए, लेकिन देश को बदनाम मत कीजिए। अंबानी और अंडानी से प्रॉब्लम है, लेकिन रेहाना इनकी अपनी है। रेहाना जो है कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनने वाली है, इसीलिए ट्वीट को रिट्वीट कर देते हैं। नहीं, रिट्वीट क्यों किया उनका ट्वीट? आप बताइए, 18 करोड़ जिस महिला को, जिस पॉप सिंगर को पैसे दिए गए एक ट्वीट करने के लिए, इस देश को अराजकता में तब्दील कराने के लिए, सुरजेवाला साहब ने क्यों उसको सुरेंद्र राजपूत, अब सुनिए ना, सुनिए, डिबेट तो यही है। जब आपने शुरुआत करी थी तो डिबेट तो यहां तक आएगी ही आएगी। रेखा तो आप ही ने खींची थी, तो रेखा जब आपने खींची तो अब यहां तक आएगी डिबेट। अरे प्रतीक, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, क्या डिबेट है? बहुत अच्छा। अब आइए ना, अब आइए। नहीं आ रही है तो आप ममता काली जी के पास चले गए। ममता काली जी को तो मैंने बुलाया नहीं था, ममता काली जी को तो बुलाया नहीं था मैंने, आप ही को बुलाया था सिर्फ। आप इजाजत दे आपको सुरेंद्र आ रहा हूँ, सुरेंद्र आ रहा हूँ। पहले अनुराग भदौरिया, आपने नहीं बुलाया। डॉक्टर अनुराग भदौरिया बोला, मैं बोला हूँ आ रही है, आप कह रहे नहीं आ रही है, चलो आगे। मैं झूठ नहीं बोलता वैसे डॉक्टर अनुराग भदौरिया। डॉक्टर फोन कट गया था मेरे पास इत्तला। मैं डॉक्टर अनुराग भदौरिया झूठ नहीं बोलता, और हाँ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता। डॉक्टर अनुराग भदौरिया बोलिए, गुस्सा ना हुई, नाराज ना हुई। नहीं, नाराज की क्या, नाराजगी की बात कहाँ है। मैं तो बस इतना जानता हूँ, आज मैंने सुना प्रधानमंत्री जी को अरे नाराज होना भी नहीं चाहिए। पैनल में सबसे पहला नाम, आज के पैनल में सबसे पहला नाम 12:30 बजे डिसाइड हुआ तो डॉक्टर अनुराग भदौरिया का ही हुआ था। तो मुझे पता है आपकी मोहब्बत है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप मोहब्बत है तो उसका थोड़ी लाज रख लीजिए मेरी। अब बोलिए। अरे लाज में हम लिपटे हुए पूरे, आप कह रहे रख लो पूरी। मुझे मालूम है, तो बोलिए, आगाज करिए। ना खेलब, अच्छा ठीक है, ना खेलब देव वो ना खेलब ना खेले देव, खेल बिगाड़ब। तो हम तो कहते हैं, हमने कहा ना, हमके खाली बोले के बा, करे के कुछ ना। हम खाली बोला तू सब रहुआ सुना खाली, ताली पीटा घरे जा। आजकल कहीं पूर्वांचल से ट्रेनिंग ले रहे हैं लग रहा। जबान अभी साफ नहीं हो पाई है आपकी, सुन तो लीजिए, जबान आपकी साफ नहीं है पूरा पूरब की तरफ। हाँ जी बोलिए। हम बोला तू रहुआ सुना, करे के कुछ ना, ताली पीटा घरे जा। तो बोला जाए। अरे सुना, आज ये MSP है जैसा हम कानून बना दिले बानी, ये कानून रही एक के तौर के माने के बाद, ना माने के बाद तो 200 लोग मर गए बाने, ओकरा चिंता हमके नहीं के बा। यही तो हुआ भाई। 200 लोग माने 200-150 लोग किसानों की मौतें हो गई, 150 किसान की मौत हो गई। क्या सदन की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि 150 जो हिंदुस्तानी हैं, अपने हैं, अन्नदाता हैं, उनके बारे में 2 शब्द बोले जाते? क्या वो पाकिस्तानी सच में हो चुके हैं? क्या सरकार ने उनको पाकिस्तानी मान लिया है कि वो उनकी डेथ हो गई, उनके बारे में चर्चा नहीं? अरे कुछ नहीं तो इतना ही बोल दिया जाता सदन में कि भाई 150 किसान हमारे खून है, हमारे भाई हैं, उनकी मौतें हुई, उनके परिवार की जिम्मेदारी इस सदन की बनती है। तो आपने ये माना कि ठंड है, बड़े बुजुर्गों को चले जाना चाहिए, बच्चों को जाना चाहिए। चलिए, राजनीतिक पार्टी नहीं कह रही थी, सुप्रीम कोर्ट कह रही थी, सुप्रीम कोर्ट कह रही थी। अनुराग भदौरिया सुप्रीम कोर्ट कह रही थी। चलिए सुप्रीम कोर्ट की बात रख लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जब अगर कानून आप बनाओगे, अगर छात्र विरोध करेंगे तो उनको बोल दोगे आप ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथी है। अगर किसान विरोध करेगा, अगर उसमें बुजुर्ग, महिला, सभी लोग आएंगे तो आप कहोगे इसमें बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं। अरे भैया, उनके खिलाफ कानून बनाया है, उन्हें चिंता इस बात की है तो धरने पे बैठे हैं। आप कानून वापस ले लीजिए, जवान, बुजुर्ग, बूढ़े सब घर चले जाएंगे। क्यों नहीं कानून वापस ले लेते आप? तो मैं कहना चाहता हूँ कि किसानों के साथ जो अन्याय कर रही है सरकार, किसानों के साथ अन्याय जो हुआ है वो देश बर्दाश्त नहीं कर रहा है, किसान बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं।
आप संजू सदन में वर्मा, आके संजू कितना भी वर्मा। हल्ला मचा लो, कितना भी बोल लो, लेकिन ये देश किसान का कर्ज नहीं भूल रहा है। किसानों ने हजारों साल देश को पाला है। वही किसान है जिसने देश को फौज भी दिया है, फौज में बच्चे भी दिए, पुलिस में भी बच्चे दिए। संजू वर्मा, संजू वर्मा, मैं पूछना चाहता हूँ, जिनके लिए कानून बनाना चाहते हैं उनके कितने बच्चे फौज में, पुलिस में है? संजू वर्मा बता दें, इनके परिवार इनके जो जिनके लिए कानून बनाना चाहते हैं उनके कितने बच्चे फौज में, पुलिस में? किसान का हर बच्चा फौज में, पुलिस में। प्लीज रिस्पॉन्ड संजू वर्मा, संजू वर्मा प्लीज रिस्पॉन्ड, कोई भी नहीं पता होगा किसान संजू वर्मा प्लीज रिस्पॉन्ड। ठंड में कितना ठिठुरता है वो, गर्मी में कितना नहीं, तब भी गर्म में किस तरह से हल चलाता है, किस तरह मूसलाधार बारिश में अपने खेत में डटा रहता है कि मेरा देश भूखा ना सोए, अपने देश को भूखा नहीं सोने देता है। खूब चाहे बारिश हो, ठंड हो, तब धूप हो, अपने आप को खेत में तपाता रहता है। और आप बैठे आप बोल रहे हो नहीं किसान किसान। संजू वर्मा जी सिर्फ इतना बता दीजिए, संजू वर्मा जी मैं मान जाऊंगा कि आप किसान की चिंता है। आप बताइए मंडी कितनी दूरी पे बनती है, कितनी दूर पे दूसरी मंडी बनेगी? डॉक्टर अनुराग भदौरिया ना प्लीज, संजू वर्मा, संजू वर्मा ना प्लीज, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, कितनी दूरी होनी चाहिए? डॉक्टर अनुराग भदौरिया प्लीज साइलेंस, ऑडियो डाउन जी। संजू वर्मा, संजू वर्मा। थैंक यू प्रतीक जी, थैंक यू, धन्यवाद प्रतीक जी। प्रतीक जी, मैं पहले भी जब बोलने लगी मैंने शुरुआत ही की थी और सुरेंद्र राजपूत ने दखल दिया। मेरी आपसे विनम्र मेरा निवेदन है, प्लीज मुझे अपना पक्ष रखने दें विदाउट इंटरप्शन। पहली बात तो ये, यहां हर किसी ने कहा मैं राजनीतिक विशेषज्ञ हूं, मैं विद्वान हूं, XYZ। मैं एक ही चीज कहना चाहती हूं, मैं अपने आप को बहुत बड़ा विज्ञान नहीं मानती, पर हां इतना जरूर कहूंगी कि MSP किसान कानूनों को लेकर मेरे फर्स्ट पोस्ट और फोर्ब्स में जो लेख हैं कृपया जाके पढ़ें। दे आर द मोस्ट गूगल्ड आर्टिकल्स ऑन फार्म लॉज, और विकी पेजेस पे मेरी बुक नंबर 1 रेट हुई है मोदीनॉमिक्स पर। तो इसीलिए इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम दूंगी जहां तक मेरे इंट्रोडक्शन का सवाल है। अहम मुद्दे पर आते हैं तो मैं भी एक शायरी से अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ। मैं कुछ कहना चाहती हूँ प्रतीक जी, मुझे याद आती है, प्लीज अभी इन्हें चुप करवाइए। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, किसान इज्जत पूर्वक अपने घर चले जाए। 2 महीने से ज्यादा हो गया ठंड में। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, मैं संजू वर्मा प्लीज, संजू वर्मा प्लीज वेट, संजू वर्मा प्लीज वेट, संजू वर्मा प्लीज वेट। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, आप लखनऊ से आते हैं ना, प्लीज लिसन, ना प्लीज लिसन, ना प्लीज लिसन, ना प्लीज लिसन। अरे संजू वर्मा, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन। हाँ संजू वर्मा प्लीज कंप्लीट, शेर सुनाइए। थैंक यू, थैंक यू। मैं भी शेर और शायरी का जब इतना माहौल है प्रतीक जी, मैं माहौल तो बहुत गर्म हो गया है। जो शायरी की थी, हाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री ने 4 लाइनें कही थी और वो आज के माहौल आपकी डिबेट के लिए बहुत सही है। अवसर तेरे लिए खड़ा है, अवसर तेरे लिए खड़ा है, तू आत्मविश्वास से भरा पड़ा है। तोड़ दे सारे बंधन, तोड़ दे सारी बंदिशें, तोड़ दे सारे बंधन, तोड़ दे सारी बंदिशें। अरे भारत, अरे भारत, आत्मनिर्भरता के पथ पर दौड़, आत्मनिर्भरता के पथ पर दौड़। तो ये विपक्ष के लिए भी है, ये सब आम जनता के लिए भी है कि जो कानून लाए गए हैं ये सोच समझकर आत्मचिंतन करने के बाद लाए गए हैं। जैसे प्रोफेसर संगीत रागी ने कहा, 2006 में स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें आई थी, 8 सालों तक कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा, हाथ पर हाथ रख के बैठी रही। और जब 2020 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जज्बा दिखाया, करेज ऑफ कन्विक्शन दिखाकर यही कानून लाए, तो आज कांग्रेस बौखला गई है। मैं याद दिला दूं सुरेंद्र सिंह राजपूत को कि इन्हीं कानूनों को सपोर्ट किया था कपिल सिब्बल ने 2012 में, 2013 में भूपिंदर हुड्डा ने इन्हीं कानूनों की दुहाई दी थी, 2003 में दिग्विजय सिंह ने इन कानूनों की दुहाई दी थी, और 2006 में विलासराव देशमुख जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। संजू वर्मा जी प्लीज ऑडियो सारी की डाउन, सारी ऑडियो डाउन, संजू वर्मा जी की रहेगी ऑडियो सारी, संजू वर्मा जी की ऑडियो रहेगी, बाकी सारी डाउन, सारी डाउन। संजू वर्मा जी मैं आपको रोक रहा हूँ, माफी चाह रहा हूँ, मैं माफी चाह रहा हूँ। एक वक्त छोटे से ब्रेक का है, मैं ब्रेक के बाद मैं आप ही से शुरू कर लूंगा, लेकिन साथ साथ ये विपक्ष ये कहता है कि आपने कहा ना शब्द, ये जो बिल आया वो आत्मचिंतन के बाद आया, तो वो यही कहता, वो आरोपी यही लगा रहा है, वो ये कह रहा है कि डिस्कस होके नहीं आया, आपने आत्मचिंतन तो कर लिया लेकिन डिस्कस नहीं किया, वो ये आरोप लगाता है।
Now you have to clarify this. मैं इसका जवाब It is दूंगी। discussed also. It is discussed also. वो कोई बार बार यही कहता है कि आपने आत्मचिंतन तो कर लिया, आत्मचिंतन नहीं, डिस्कस, क्योंकि वो बिल है तो वो इसको लेकर ये बात है कही जाती है। तो मैं आपके पास आता हूँ, वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आप ही से शुरू करूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक। भैया जी, कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, देन संजू वर्मा भी जवाब देंगे इस बात का। भ्रम कैसे फैलता, मैं आ रहा हूँ संजू वर्मा जी, आ रहा हूँ। सबको डिबेट में करना है, सबको शरीक होना है। मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। आप क्लैरिफाई कर दीजिएगा, जो बात कही थी वो क्लैरिफाई कर दीजिएगा। बीजेपी के नेता ने भी सवाल पूछा है और वो पूछा ये कि कहां लिखा है मंडियां खत्म होंगी। कांग्रेस के झूठ ने ही भ्रम फैलाया और बिल में लिखा गया है कि मंडियां खत्म होंगी, जिसको क्लैरिफाई किया जा रहा है, बार बार क्लैरिफाई किया जा रहा है। तो ये बताया जाए। जी सुरेंद्र राजपूत जी। प्रतीक भाई कहते हैं ना कि किससे करें शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है, और मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। आप इस चीज को देखिए, जो सरकारी मंडियां होती हैं उसमें एक मंडी शुल्क लिया जाता है, लगभग वो इन अ ट्यून ऑफ 5% से 7% का होता है। और ये जो प्राइवेट मंडियां है, जो प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं, इनसे कोई शुल्क नहीं, कोई बात नहीं। इनका जो प्राइवेट औद्योगिक क्षेत्र बना रहे हैं ये लोग, वो सिर्फ एक आधार कार्ड पर जो है ये खरीदना चालू कर सकते हैं। तो जो मंडियों का व्यापारी, जो आड़ती भी है, वो भी अपने आधार मंडी से निकल जा रहा है और वो अपने आधार कार्ड के जरिए लोकल खरीद रहा है। देवास में, एमपी में यही केस हुआ है। कमल पटेल है मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री, उनके सगे छोटे भाई ने एफआईआर कराई है लगातार 3 लोगों या 7 लोगों के खिलाफ कि साहब हमारे गांव के लगभग 5 करोड़ रुपए की जो है सोयाबीन, चना और बाकी चीजें लेकर के प्राइवेट व्यापारी भाग गए हैं चेक दे करके। 5 करोड़ रुपए के चेक बाउंस हो गए। रीजन क्या है कि मंडी में सॉल्वेंसी भी लगती है आड़तियों की, और लेकिन यहां पर तो क्या है कि आप सिर्फ एक आधार कार्ड दीजिए और काम खत्म। तो जब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहेगा, टैक्स एक जैसा नहीं रहेगा, तो जहां पर 7% टैक्स लग रहा है वहां पर मंडियां, वहां पर टैक्स कौन क्रेता देगा? गलत। जो और टैक्स कभी भी विक्रेता को नहीं देना है। मध्य प्रदेश में 359 मंडियों में से 70 से क्लियरफाई करिए। की बात सुन ली, दूसरों की बात भी सुनिए, थोड़ा धैर्य दिखाइए सुरेंद्र जी। मैंने आपकी बात बड़े धैर्य से सुनी, अभी आप भी प्लीज मुझे थोड़ी कर्टसी दिखाएं। संजू जी, हम तो बहुत धैर्य से सुनते हैं आपको। हमारा तो सुरेंद्र राजपूत जी, आपने प्रोफेसर रागी से कहा था, सुरेंद्र राजपूत जी आपने प्रोफेसर रागी से कहा था कि अगर आप गलत बोलेंगे तो मैं टोकूंगा बीच में। तो ना प्लीज लिसन, आप वो क्लैरिफाई करना चाहती है तो प्लीज लिसन। जी संजू वर्मा जी। थैंक यू प्रतीक जी। प्रतीक जी, एक चीज तो मैं कहना चाहती हूं कि सरकार ने और अनुराग ठाकुर जी ने भी संसद में कल रवनीत बिट्टू को क्लैरिफिकेशन के दौरान कहा कि पहले सरकार यह कहती थी कि जो नए ट्रेडिंग एरियाज आएंगे वहां पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा, शुल्क सिर्फ एपीएमसी मंडीज में जैसे लगता आ रहा है वैसे लगता रहेगा। पर जब किसान भाइयों ने मांग की कि टैक्स पैरिटी होनी चाहिए ट्रेडिंग एरियाज और एपीएमसी मंडीज के बीच में, तो किसानों की बातों को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए सरकार ने कहा कि ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, ना तो एपीएमसी मंडी और ना तो ट्रेडिंग एरियाज के बीच में कोई भी टैक्स आर्बिट्राज रहेगा। जो शुल्क मंडियों में लगेगा वही शुल्क ट्रेडिंग एरियाज में भी लगेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो बार बार कहना कि सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा, सेक्शन 7 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट जाकर जरा पढ़िए, मेरा अनुरोध है। सेक्शन 7 में कहा गया है कि ना तो किसान को अपनी जमीन बेचनी है, ना उसे गिरवी रखनी है, ना लीज पे देनी है। इनफैक्ट यहां तक कहा गया है सेक्शन 7 में कि यदि कोई प्राइवेट एंटिटी परमानेंट स्ट्रक्चर वहां पर स्थापित करने की कोशिश करती है किसान की जमीन पर, तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी, इंक्लूडिंग इम्प्रिजनमेंट एंड हेवी फाइन्स। तीसरी बात, कानूनों के जब बीच में डिस्कशन चल रही थी ये कानूनों को लेकर कृषि भाइयों के और सरकार के बीच में विज्ञान भवन में, तो कृषि भाइयों ने कहा कि जो एंटी स्टबल पराली बर्निंग वाला ऑर्डिनेंस है उसके क्रिमिनल प्रोविजंस किसानों को लागू ना किया जाए किसानों पर। तो मोदी सरकार ने वहां पर भी कहा ठीक है, किसानों पर ये क्रिमिनल प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। चौथी बात, किसानों ने कहा इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट को फिलहाल लागू मत करिए।
तो सरकार ने वहां भी हामी भरी और कहा ठीक है, हम इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट को फिलहाल लागू नहीं करेंगे। पांचवी और सबसे अहम बात थी, एमएसपी पर पहले किसान भाइयों ने कहा हमको मौखिक नहीं लिखित रूप में आश्वासन चाहिए। जब मोदी सरकार ने कहा लिखित रूप में आश्वासन देने के लिए तैयार हैं, तब किसान भाई कुछ लोग पलटकर कहने लगे नहीं, एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए। तो मैं इतना कहना चाहती हूं, सरकार ने बार बार हाथ जोड़कर जो किसान भाई चाहते थे, हां में हां, हां में हां, हां में हां मिलाते रहे, पर आप बार बार गोल शिफ्ट नहीं कर सकते, गोल पोस्ट शिफ्ट नहीं कर सकते। प्रतीक जी, बात यह है कि समझौता तभी होता है जब दोनों पार्टियां कुछ कदम हम आगे चले, कुछ कदम वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखे भाई। आपने सारे पॉइंट रखे, अच्छे रखे। मैं किसान नेता जो मौजूद हैं, किसान नेता मौजूद है, मैं आ रहा हूं सुरेंद्र राजपूत, बहुत अच्छा 1 to 1 उन्होंने क्लियर किया। संजू वर्मा ने बहुत अच्छा बोला। सिर्फ 10 सेकंड का मौका दीजिए। अरे प्रतीक जी, हमें भी 10 सेकंड दे दीजिए। हाँ दे रहा, 10 सेकंड दे रहा हूं, लेकिन किसान, आप सारे लोग जिसके लिए लड़ रहे हैं, सारे लोग जिसके लिए लड़ रहे हैं वो किसान यहाँ पे बैठा, आप सबको 10-10 सेकंड निकाल के मैंने किसान नेता को दे दिए, किसान नेता को दे दिए, क्योंकि वही उन्हीं से लिए लड़ाई हो रही है, उन्हीं के लिए बात हो रही है, तो सबके 10-10 सेकंड निकाल के किसान नेता को दे दिया मैंने। जी बोलिए मलिक साहब, मलिक साहब, गोल पोस्ट बार बार शिफ्ट नहीं हो सकते। गोल पोस्ट उन्होंने कहा कि एक बार एक है, एक बार एक है, एक बार एक है, गोल पोस्ट नहीं शिफ्ट किए जा सकते। धर्मेंद्र मलिक साहब, देखिए प्रतीक जी, ऐसे टीवी पे बैठ के गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। बताइए कहाँ गलत है? जब बोल रही थी मैं बीच में बिल्कुल नहीं जी हाँ, मैं ये कह रहा कि ये बात किसने कही, कब कही। अगर संजू वर्मा जी के पास मिनट्स ना हो तो वो मंगवा ले। जो बातें उन्होंने कही हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। 2 बातें पराली वाली तो और उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल की कही, वो बाद की बातें थी। मुख्य मुद्दा एमएसपी कानून बनाया जाए, तीनों बिल वापिस हों, इन 2 बातों पर डिस्कशन हुआ है। जो उन्होंने कहा कि ये सब बातें आज भी संजू वर्मा जी दिखा दे कोई कागज कि प्रोविजन किया हो कि मंडी टैक्स बराबर होगा। आपने जो प्रस्ताव दिया था उसमें केवल लिखा था कि दरअसल वो जिस मंत्री की, अनुराग जी की बात का उल्लेख कर रही थी और ये बात कल हुई, उसी का वो उल्लेख कर रही थी। उन्होंने कल कहा कि ये बात नहीं, ऐसे नहीं होता ना, ऐसे नहीं होता। मंत्री जी, फ्लोर ऑफ द हाउस पे अगर कोई बात कही जाती है, मंत्री जी, फ्लोर हाउस, देखिए फ्लोर ऑफ द हाउस, मंत्री जी उसके ममता काले, अरे यार जी बोल लीजिए, सुनिए, मलिक साहब बोल लीजिए, मलिक साहब को बोलने दीजिए, मलिक साहब को बोलने दीजिए। आप संजू वर्मा को समय दे दो प्रतीक जी। मलिक साहब बोलिए, इनको बोलने का नोबडी इज स्पीकिंग। मलिक साहब बोलिए, मलिक साहब बोलिए। जी, मैं इनको कहना चाहता हूं कि नियत जो ये कह रही है ना कि इनके पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि कहां काला है, कानून कोई काला नहीं होता है, कानून की नियत और प्रभाव काले होते हैं। जो ये कह रही है कि कहां लिखा है, भगत सिंह जी के परिवार ने सेफ्टी एक्ट के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। कितना सुंदर है शब्द, सेफ्टी एक्ट, यानी कि सुरक्षा के लिए कानून, और उसको नागरिकों को उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़े। तो जो लच्छेदार भाषा कानून में होती है उसके प्रभाव का आकलन किया जाता है। कानून बनाने वाले की नियत और भावना को जाना जाता है, और नियत और भावना ये है। रवनीत बिट्टू को ये सारे नए संशोधनों के बारे में कौन है रवनीत बिट्टू? कौन अनुराग ठाकुर है? हठधर्मी रवनीत बिट्टू है? आप हठधर्मी छोड़िए, कानूनों के प्रावधानों को जाकर डिबेट शिफ्ट कर रहे हैं, चुप नहीं रह सकती। कोई बीमारी है क्या आपको बोलने की? मानते हैं कि आप सुनना क्या चाहते हैं? मलिक साहब सुनना क्या चाहते हैं? मलिक साहब ये मानते हैं फसल बीमा योजना के तहत किसानों को 90,000 करोड़ दिए गए। अनुराग ठाकुर मंत्री हैं, दुनिया भर की कर दो, मैं आपकी कलई खोल दूंगा। फसल बीमा योजना आप नहीं लाए, कांग्रेस लेकर आई है। ठीक है, ममता काले भी आप नहीं लाए। ममता काले फसल बीमा योजना भी आप ममता काले अरे बीचू जाए, ढपली बजाओ। ममता काले, धन्यवाद प्रतीक जी। बस दो तीन चीजें बोलना चाहती हूँ। पहले मैं मलिक जी से ये बोलना चाहती हूँ अन्नदाता हमारा सम्मान है, जय जवान जय किसान हमारे लिए नारा नहीं है, हम इस बात पर पूरा भरोसा करते हैं। लेकिन आज जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी सदन में बोला
कि इस आंदोलन की जो पवित्रता है उसको आंदोलन जीवियों ने और नेताओं ने खत्म करके रख दिया है। देखिए, आप यहां नहीं मानते, मैं एक चीज याद दिलाना चाहती हूं, आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ जी, उन्होंने ये बात साफ बोली है, उनका तो सरकार या किसी से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने बात साफ बोली है कि इन तीनों बिल से जो हमारे किसान भाई हैं उनकी आय में वृद्धि होगी। वो हिंदुस्तान मूल की हैं, गीता गोपीनाथ हैं, आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, उनको तमाम जानकारी है। तो ये कानून बिल्कुल किसानों के खिलाफ नहीं है, पर हाँ मैं ये मानती हूँ कि किसानों का हक है कि वो सरकार से बात करें, लेकिन बीच मलिक साहब कुछ कह रहे हैं, मलिक साहब कुछ कह रहे हैं, सुन लेना चाहिए। मलिक साहब कुछ कह रहे हैं, क्या वो खेती करते हैं? मलिक साहब कुछ कह रहे हैं। हाँ मलिक साहब, मेरा एक निवेदन है, मेरा गीता काले जी से एक निवेदन है कि जिनका उल्लेख करती हैं जरा उनसे ये बोझ लो कि उनके परिवार में कभी किसी ने खेती की या तो वो मलिक साहब आंदोलन पे तो यही इल्जाम है कि जितने लोग बैठे हैं क्या सब लोग खेती करते हैं? सबके पास जमीन है, रकबा है, लोगों ने तो ये भी नहीं, आपके पास है, मैं जानता हूं आपको, मैं आपको जानता हूं, आपके पास है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं जितने लोग बैठे हैं सबके पास रकबा है जमीन का? जी ये सवाल है, यही बड़ा सवाल है। अनुराग ठाकुर जी, डॉक्टर अनुराग जी बोलो। नहीं एक मिनट रुकिए। जी मेरा नेता दोनों खेती करते हैं, राकेश जी, तो मैं जानता हूं, दुनिया जानती है, ये तो दुनिया जानती है मलिक साहब, दुनिया जानती है। और पीछे जिसका चित्र, एक मिनट रुकिए डॉक्टर अनुराग रुकिए, और पीछे मलिक साहब पीछे जिसका चित्र लगा है चौधरी चरण सिंह का, उनसे बड़ा किसान नेता भी कोई नहीं हुआ, ये भी सब जानते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह है ही नहीं, किसी को संदेह नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई बात कह रहा है और कोट कर रहा है और इतने बड़े इकोनॉमिस्ट को कोट कर रहा है तो हमको सोचना चाहिए, सुनना चाहिए। आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर होगी मुलाकात।